दोस्तों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो पे कक्षा 9 का यानी कि क्लास 9वीं के सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात करते दोस्तों पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न क्या है, आपके स्क्रीन पर देख सकते हो कि सन 1774 में, है ना, ये पे एक्चुअली बुब वंश नहीं होगा, बुर्बो वंश होगा। तो सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ था। तो लुई 16वां से लेकर क्वेश्चन आएगा। तो ये जो लुई 16वां जो है ना, जो बुर्बो राजवंश का राजा था, वो किस देश के गद्दी पर बैठा था। तो फ्रांस के गद्दी पर बैठा था 1774 में। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि लुई 16वां गद्दी पर कब बैठा था, वो राजा कब बना, सम्राट कब बना, तभी आपको क्या बोलना है, 1774 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी पुस्तक में किया है। तो उस पुस्तक का नाम बताना है। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, द ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। यह पुस्तक है जिसको लिखा किसने था, जॉन लॉक ने। और क्लास 9 में प्रश्न हर बार पूछा गया कि जॉन लॉक की पुस्तक क्या है। तो यह पुस्तक क्या है, द ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। अब प्रश्न ये भी पूछेगा कि जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक द ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में क्या लिखा था। तो आप क्या बोलोगे, राजा के दिव्य और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। उसके जो भी निरंकुश अधिकार है उसके बारे में यहाँ पे गलत बात किया था, गलत साबित उसको किया था। तो यही बात जो है लिखा था। अगला प्रश्न है आपका कि फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। तो याद रखिएगा आपका क्या होगा, लिब्रे। तो लिब्रे जो थी वो फ्रांस की मुद्रा थी, जिसे 1774 में क्या किया गया, 94 में क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न क्या आपका, यूरोप में निम्नलिखित में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रण सत्ता का विरोधी थे। देखिए प्रश्न क्या है कि जो यूरोप में ये जो वंशवाद आधारित यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस तरह की जो शासन पद्धति था, इस चीज का सबसे ज्यादा विरोधी कौन सा समूह था। ऑप्शंस क्या है, राष्ट्रवादी, उदारवादी, समाजवादी या नारीवादी। तो देखिए 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राष्ट्रवादी। तो जो राष्ट्रवादी समूह थे, जो राष्ट्र के हितों के बारे में बात करते थे, ये अक्सर वंशवाद आधारित जो सिद्धांत है उस पर हमेशा ये विरोध करने का काम करते थे। अगला प्रश्न है आपका कि रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। देखिए प्रश्न ये भी पूछेगा कि अप्रैल थीसिस में क्या मांग था, और कभी कभी ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मांग अप्रैल थीसिस में नहीं था। तो सीधा आपको आंसर देना है। तो रूस में जब अप्रैल थीसिस लेनिन के द्वारा लिखा गया तो उस समय किन मांगों को रखा गया था। तो ऑप्शन ए क्या है, युद्ध को समाप्त किया जाए, ठीक है। दूसरा क्या है, सारी जमीन किसानों के हवाले किया जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो देखिए 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो लेनिन के द्वारा ये तीनों मांग किए गए थे, है ना। जो अप्रैल थीसिस लिखा गया था लेनिन के द्वारा, उसमें युद्ध को समाप्त करने का, सारी जमीन किसानों को देने का और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था, है ना, यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होती है। ये किसका मानना था कि ये जो युद्ध है ना, जो पूंजीपतियों के साथ जो हमारा संघर्ष है, उसमें जीत जो होगा वो अंततः केवल और केवल मजदूरों का होगा, श्रमिकों का होगा। ये किसका मानना था। तो याद रखिएगा ये कार्ल मार्क्स का मानना था। किसका मानना था, कार्ल मार्क्स का मानना था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4 जो होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था। यानी कि यहाँ पे जो मित्र शक्ति के खेमे में आपका नहीं है ना, उसको आपको पहचानना है। तो याद रखिएगा जर्मनी, जापान और इटली जो था वो धुरी राष्ट्र के अंतर्गत आता था, लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ये क्या था आपका, ये आपका मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आता था। फिर याद रखिएगा जर्मनी, जापान और इटली वो धुरी राष्ट्र, और इटली, फ्रांस और रूस जो था ये आपके किसके अंतर्गत आता है। तो ये आपका मित्र राष्ट्र शक्ति के अंतर्गत आता है। रूस को ही सोवियत संघ कहा जाता है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। बात करता आगे। अगला प्रश्न है आपका कि हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहा जाता है। हिटलर के विचारधारा को क्या कहा जाता है। तो हिटलर के विचारधारा को नात्सीवाद क्या कहा जाता है, नात्सीवाद कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक सुंदर सा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि जावा में किस समुदाय के लोग
कुशल लकड़हारे और घुमंतु किसान के रूप में जाने जाते हैं। लकड़हारे माने लकड़ी काटने में सबसे ज्यादा निपुण, वो हो गया लकड़हारे। और घुमंतु क्यों? क्योंकि वो एक जगह नहीं रहते, अपने मौसम के हिसाब से वो क्या करते हैं, यहाँ वहां जाते रहते हैं। तो 9 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? कलांग। तो कलांग जो है, जिन्हें लकड़हारा और घुमंतु समुदाय के किसान के रूप में माना जाता है, जावा के लोग। तो ऑप्शन नंबर आपके 2 जो होगा सही होगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न है आपका कि वन अधिनियम के चलते गांव वालों की निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई थी? ये जो वन कानून लाया गया था, फॉरेस्ट जो रेगुलेशन एक्ट लाया गया था, है ना, फॉरेस्ट एक्ट लाया गया था, उसके चलते कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गांव वाले जो जंगल में करते थे, क्योंकि वो जंगल में रहते थे, उसे गैर कानूनी माना गया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? घर की लकड़ी काटना। जी हाँ, जब वन कानून लगाया तो लकड़ी काटना जो है उनके लिए अपराध बन गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा? ये भी सही होगा। पशुओं को चराना, ये भी, इसको भी कहा गया। कंद मूल इकट्ठा करना, इसको भी कहा गया। यानी कि जो तीनों काम थे ना, जिसे गैर कानूनी बनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 4। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कि भेटिया शेरप्पा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे? ये जो भेटिया शेरप्पा और किन्नौरी जो समुदाय है ना, इनकी क्या प्रवृत्ति रही है? तो ये चरवाहे किस्म के हैं। क्या है? चरवाहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? गौर कीजिए, बड़ा सुंदर सा प्रश्न है कि ये जो औपनिवेशिक सरकार है, जिसने शासन किया, उस सरकार ने एक अधिनियम लागू किया जिसको क्या बोला गया? अपराधी जनजाति अधिनियम। इसको लागू कब किया गया था? तो 1871 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा? सही होगा। 1871 आपराधिक जनजाति अधिनियम। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर में भारत देश को लगभग दो बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा जो है बांटने का काम करती है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विषुवत-वृत्त रेखा। विषुवत-वृत्त रेखा क्या करता है? भारत को लगभग 2 भागों में बांटने का काम करती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से छूती है? तो देखिए, ये जो देश है ना, इसका नाम क्या है आपका? नेपाल। तो नेपाल से जो है आपका उत्तर प्रदेश का, उसके बाद उत्तराखंड का, बिहार का, पश्चिम बंगाल का और सिक्किम का जो है बॉर्डर जो है आपका टच करता है। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका तीस्ता तथा दिहांग निम्न में से किसके नाम है जो असम हिमालय की सीमांकन करती है? ये जो तीस्ता और जो दिहांग है ना, ये क्या है? जो असम का क्या करता है? सीमांकन करने का काम करता है। तो ये कोई नहीं नदी है। क्या है? तीस्ता नदी का नाम सुना होगा, दिहांग नदी का नाम सुना होगा। ये असम का क्या है कि बाउंड्री जो है, इसको एक प्रकार का इसका बाउंड्री लाइन बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला मानी जाती है। ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक तो शिवालिक, दूसरा क्या हो जाता है आपका? मध्य हिमालय, और एक क्या होता है आपका? महान हिमालय। तो ये जो तीनों हिमालय हैं, इसमें जो सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण जो आपका हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, उसे क्या बोला गया है? तो 16 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? देखिए, महाभारत लिखा है, लेकिन मुझे क्या होगा? महान हिमालय होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्र के बीच में जल विभाजन का काम करता है? ऐसा राज्य बताना है जो क्या करता है? गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच में क्या करता है? जल विभाजन का काम करता है, इसको बांटने का काम करता है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा और अंबला। हरियाणा और अंबला, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन सा है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? आप देखिए, ये कौन सी नदी है जो कि भारत के प्रायद्वीपीय भाग में पाया जाता है और ये दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। तो ये कौन सा नदी है? तो देखिएगा, गोदावरी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर किनका निर्माण करती हैं? तो देखिए, ये सारी नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने का काम करती है ना, ये अपने गिरने के दौरान ये क्या करती हैं? तो ये क्या करती हैं? तो याद रखिएगा, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं।
और इन्हीं डेल्टा को सुंदरवन के डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वन किस प्रकार का संसाधन है। वन जो है आपका वो किस प्रकार का संसाधन है, तो देखिए आपका क्या है, मानव निर्मित संसाधन, अजैव संसाधन या आपका नवीकरण संसाधन। तो देखिए वन को ना हम लोग नवीकरण संसाधन के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है ना। वन जो है एक नवीकरण संसाधन है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो होगा आपका सही हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहे हैं। ऐसे कौन से मेजर इफेक्ट है जिसके कारण जो फॉरेस्ट एरिया है वो धीरे धीरे घट रहा है। ऑप्शंस के उद्योगों के विकास के कारण, जी हाँ, जितना ज्यादा उद्योग बनता जाता है आप देखोगे कि वनों की कटाई होती है। शहरीकरण की परियोजना लागू होने के कारण, जी हाँ, शहर जब बन रहा है तो ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधों की लकड़ियों का उपयोग हो रहा है। कृषि के लिए कृषि का अधिक मांग हो रहा है, उसके कारण, जी हाँ, कृषि के कारण भी क्या होता है, आपके वन क्षेत्रों को काटा जाता है और उनको कृषि भूमि बदला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न क्या आपका कि निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो उत्तर पश्चिमी जो हमारा भाग है उस भाग में शीत ऋतु में बारिश लाता है, इसका मेजर कारण क्या है, आपका यह प्रश्न है। याद रखिएगा ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ना, ये पश्चिमी विक्षोभ क्या करते हैं, शीत ऋतु के दौरान उत्तरी पश्चिमी भाग में भारत में क्या करता है, बारिश करने का काम करता है। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी कि जो 2000 में जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य आपको पूछा गया है। तो देखिए इसका आप ऑप्शन नंबर 1 का बात करो तो क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, जी हाँ, इसका तो उद्देश्य था। अगला क्या है आपका शिशु मृत्यु दर को कम करना, यह भी इसका उद्देश्य था। अगला क्या है आपका टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, यह भी बात सही था। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 जो होगा सही होगा। तो ये चारों जो हैं इनके उपयुक्त काम थे। अगला प्रश्न है आपका कि लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है। अगर लोकतंत्र है तो क्या होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, किसका होना इंपॉर्टेंट माना जाता है, यह आपका प्रश्न है। तो आपके आंसर क्या है, एक दलीय प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अनियमित चुनाव और प्रेस तथा सरकारी नियंत्रण। तो देखिए अगर एक देश लोकतंत्र है तो उसमें सबसे पहला काम स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, एक से ज्यादा दल होना चाहिए, नियमित अंतराल पर चुनाव होना चाहिए और प्रेस और जो सरकार है उस पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, उसको खुला छूट देना चाहिए, तब एक लोकतंत्र देश बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, अभी के हिसाब से आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो जो चीन का संसद है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, राष्ट्रीय जन संसद। क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय जन संसद। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए बात करते हैं आगे। 26 नंबर का प्रश्न क्या है आपका कि दक्षिण अफ्रीका के गोरों की सरकार ने नेशनल मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाने का काम किया था। ये जो नेशनल मंडेला है जिसे अफ्रीका का गांधी बोला गया, याद रखिएगा, इसे गोरों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा कौन सा मुकदमा चलाया गया था, ये आपका प्रश्न है। तो 26 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, देशद्रोह, है ना। देशद्रोह का मुकदमा जो है इस पे चलाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष शुरू किया था। जो 1950 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जो है किसने आपका संघर्ष चलाया था। ऑप्शन क्या, श्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोग। तो 27 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इन सभी ने क्या किया था, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष चलाने का काम किया था, क्रांति और लड़ाई लड़ी थी। अगला प्रश्न है कि भारत में चुनाव करने की जिम्मेदारी किस संस्था पर होती है। तो भारत में चुनाव करवाने का जो जिम्मा होता है वो निर्वाचन आयोग के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही होगा। इलेक्शन कमीशन बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जाता है। याद रखिएगा जो भारत देश का राष्ट्राध्यक्ष है ना, और जो सबसे बड़ा पदाधिकारी उसका क्या नाम है, राष्ट्रपति। केवल राष्ट्रपति के पास वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तीनों सेनाओं का अधिकार होता है कि वो चाहेगा ना तो किसी भी देश जो है केवल ऑर्डर दे देगा तो उसको युद्ध लड़ना पड़ेगा किसी के भी खिलाफ। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में निर्वाचन प्रतिनिधि की राष्ट्रसभा को क्या बोलते हैं। अगर भारत में जो भी लोग निर्वाचित हैं यानी कि जो जीत गए हैं, ठीक है, तो उनका जो राष्ट्रसभा है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको सांसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सांसद। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है।
तो देखिए किसे ऐसा माना गया है जो कानून भी बना सकता है, कर भी बढ़ा सकता है और बजट का विशेष अधिकार होता है, तो ये किसके पास होता है, तो ये विधायिका के पास होता है। तो 31 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है, अपने मत का प्रयोग करना, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनना, अपने विचार को व्यक्त करना, उपयुक्त सभी। तो देखिए एक लोकतंत्र में एक नागरिक को अपने मत में अपना वोट भी डालना, चुनाव लड़ने का भी काम और अपने विचार को व्यक्त करना है ना, ये सभी अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि वोट देने का अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है। ये जो वोट देने का अधिकार है ना, उसे किस प्रकार का अधिकार माना जाता है, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या सार्वजनिक। तो 33 का आंसर क्या होगा माय डियर फ्रेंड, क्या होगा, राजनीतिक। तो ये हमारा एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि पलामू में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते हैं। यानी कि जो पलामू था, जो हम लोगों ने पढ़ा था पालमपुर का गांव, पालमपुर है, पलामू नहीं, क्या पालमपुर है ना, पालमपुर गांव की कहानी से क्वेश्चन है कि पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार के लोग रहा करते थे। याद रखिएगा वहां पे 450 परिवार थे, है ना, सबसे ज्यादा कृषि कार्य करते थे, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीजों का होना सबसे जरूरी है। अगर आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, भूमि यानी कि लैंड होना चाहिए, श्रम होना चाहिए, भौतिक और मानव पूंजी होना चाहिए, उपरोक्त सभी। देखिए अगर आपको उत्पादन करना है ना, तो आपके पास तीनों चीज होना चाहिए, भूमि भी होना चाहिए, श्रम भी होना चाहिए और भौतिक और मानव पूंजी भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है आपका कि शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। जो शहरी क्षेत्र होता है उनमें किन प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसमें शिक्षित बेरोजगारी, लोग पढ़े लिखे होंगे लेकिन बेकार बैठे होंगे, और गांव देहात में तो मौसमी बेरोजगारी होता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए बात करते आगे। अगला प्रश्न है आपका हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध जो है आपका ना, वो कृषि उत्पादन से। किससे है, कृषि उत्पादन से। अगर पूछेगा श्वेत क्रांति तो दुग्ध उत्पादन से, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला। और लाल क्रांति तो पूछेगा, लाल क्रांति तो क्या हो जाएगा, मांस मछली उत्पादन से। रजत क्रांति किससे होगा, तो अंडा उत्पादन से, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है। भारत में अगर निर्धनता है तो इसका क्या कारण है कि भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, उपरोक्त सभी। तो देखिए भारत में ये तीनों कारण है। भूमिहीन है लोग, अगर भूमि होंगे तो कैसे कृषि कर लेंगे, बेरोजगार है, ठीक है, और अशिक्षा, उनके पास शिक्षा की कमी है। तो इन सभी के कारण जो है भारत में गरीबी है। अगला प्रश्न क्या है आपका कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम वर्ष में कितने दिनों की रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है। यानी कि मनरेगा के द्वारा जो पूरे वर्ष है, एक साल में कितनों दिनों तक रोजगार देने का वादा करता है, कितने दिनों का वचन करता है, तो याद रखिएगा 100 दिन का। और मनरेगा का स्थापना 2005 में हुआ था, यह भी बात याद रख लीजिएगा। और अंतिम प्रश्न में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन प्रेस कर लें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर लें। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसको ज्वाइन हो जाए। और प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो। प्रश्न क्या है आपका कि बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो किसानों का समर्थन करना, भोजन की कमी की समस्या को हल करना, लाभ कमाने के लिए अनाज का भंडार करना और बिचौलियों को प्रोत्साहित करना। तो 40 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है, क्या होगा आपका किसानों का समर्थन करना, तो किसानों का समर्थन करना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 40 का 1 जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 40 का ना जो सही आंसर होगा, ये तो आपका जहां से मैं आंसर ले रहा हूं वहां पे ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है, लेकिन मेन जो होगा ना, ये भोजन की कमी को क्या करती, समस्या को हल करने का काम करता है। होता क्या है, बफर स्टॉक प्रणाली सरकार द्वारा एक गोदाम है जहां पे आप क्या करते हो कि जो भी अनाज है, आपका अतिरिक्त अनाज है, उसको जाके आप बेचते हो। जैसे अभी 3200 में अनाज बेचा जा रहा है, उसको स्टॉक करके रखती है और फिर वहां से जो अनाज है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि कोटा के पास जाता है और वहां से जो होता है खाना जो है आपको भोजन जो है उपलब्ध होता है। तो इसका मेन कारण क्या है कि भोजन की समस्या को हल करना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है कि 2 जो होगा आपका सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए क्या होगा, सही होगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन क्या करना है, प्रेस करना है। तो मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।